कुछ देर शांति रही, फिर शिव मूंगफली खाते हुए उसके छिकल वैशाली के ऊपर फेंकते हुए बोला, टीचर जी मूंगफली खाओगी? वैशाली ने चिढ़ के शिव को देखा और बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों परेशान कर रहे हो? शिव ने मुंह बना लिया और बोला, अरे झूठी टीचर, पाप लगेगा, मैंने बस खाने के लिए पूछा। ये हमारी संस्कृति है, कोई सामने बैठा हो तो अकेले नहीं खाते। और तुम हो कि ऐसे गंदे गंदे इल्जाम लगा रही हो। महाकाल से डरो। वैशाली चीढ़ के बोली, देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूं, मुझे परेशान मत करो प्लीज। शिव भी वैशाली के जैसे नकल उतारते हुए बोला, यार तुम क्यों परेशान आत्मा बनी घूम रही हो? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, ऐसे मत देखो, तुम्हारी शक्ल बता रही है भटकती परेशान आत्मा हो तुम। बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? ये शिव चुटकी बजाते ठीक कर देगा। वैशाली झल्ला के बोली, तुम दिक्कत हो और मेहरबानी करके अपना तोते जैसा मुंह बंद रखो प्लीज। शिव ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोला, वैसे मेरे घर में मेरी माँ और मेरे बड़े भैया है, और तुम्हारे? वैशाली कुछ नहीं बोली तो शिव फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुमने मुझे तो भाई बना लिया, लेकिन एक बार तुम मेरे बड़े भाई के बारे में सोच सकती हो। मुझे देख के तो तुम अंदाजा लगा ही सकती हो वो कितने हैंडसम होंगे। वैशाली गुस्से में शिव को देखने लगी। शिव फिर अपनी बतीशी दिखाते हुए बोला, तुम मुझे शादीशुदा तो लग नहीं रही, तो ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? वैशाली गुस्से में बोली, मैं सच बोल रही हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। शिव बच्चों सा मुंह बना के बोला, यार तुम्हारे जैसी टीचर भाभी मिल जाएगी तो मैं तो जेल भी चला जाऊंगा। तुम्हारा गुस्सा और टीचर गिरी देख के मुझे तुम्हारे अंदर अपने भाई का रूप दिख रहा है। तुम दोनों सेम हो। तुम सोचो, दो सेम लोग शादी कर ले तो क्या गजब शादी चलेगी। वैशाली गुस्से में अपने पैर नीचे करके अपनी चप्पल पहनने लगी तो शिव आगे बोला, तुम्हारी ही एज के है, तुमने भी आज तक शादी नहीं की और उन्होंने भी। लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुमको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वैशाली गुस्से में खड़ी हुई और टीटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। शिव को लगा शायद वैशाली बाथरूम गई है, इसलिए वो पीछे नहीं गया। वैशाली टीटी को ढूंढते हुए दूसरे कोच तक आ गई, लेकिन वो कोच खाली थी और कुछ आदमी बैठे ताश खेलते हुए शराब पी रहे थे। वैशाली को ये बात इलीगल लगी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन सब की वीडियो निकालने लगी ताकि कंप्लेन कर सके। लेकिन पीछे से एक आदमी आया और उसने वैशाली की गर्दन पकड़ ली और उसके हाथ से फोन छीन के फेंकते हुए बोला, क्यों री वीडियो निकाल रही हैं? उस आदमी की आवाज से बाकी के आदमी भी खड़े हो गए और वैशाली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, अब ये मनोरंजन करेगी हम सबका। स्मार्ट बन रही थी, सारी स्मार्टनेस यही निकलेंगे। वैशाली डर गई और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो मुझे प्लीज, जाने दो, सॉरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तो वो आदमी वैशाली को धक्का देकर छोड़ते हुए बोला, तुझे बोलने लायक छोड़ेंगे तब ना। वैशाली सीधा सीट पर जाके गिरी और डर से उसके आंसू निकलने लगे। वो आदमी वैशाली की तरफ बढ़ने लगा कि तभी शिव वहां पर फोन पर बात करते हुए उन लोगों को साइड करते हुए आगे आया। शिव फोन पर बोल रहा था, हाँ कमिश्नर अंकल, आपकी बेटी एकदम सुरक्षित है, 2 पुलिस वालों के साथ बाथरूम तक गई है। बोलते हुए शिव ने वैशाली को देखा तो हैरानी से फोन पर हाथ रख के धीरे से बोला, अरे मैम, आप यहाँ क्यों बैठी है और आपके अंगरक्षक कहाँ गए? अभी मैं आपके पापा, ओह सॉरी, कमिश्नर सर से ही बात कर रहा था। वैशाली ना समझी से खड़ी हो गई। वो आदमी भी थोड़ा डर गए थे। ये लड़की कमिश्नर की बेटी थी और 2 पुलिस वाले भी साथ हैं। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो सारे आदमी मौका देख के जल्दी से अपना सामान लेकर उतर गए। ट्रेन फिर चल दी, लेकिन वैशाली अभी तक शौक में शिव को देख रही थी। तो शिव मुस्कुरा दिया और बोला, देखा, मुझ जैसे अच्छे लड़के की कंप्लेन करने जाने का नतीजा, महाकाल ने तुमको रास्ते में ही रोक दिया। वैशाली काफी डर गई थी तो सीधा शिव के गले से लग गई और रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच। शिव मुस्कुरा दिया और बोला, अब बनोगी मेरी भाभी। वैशाली शिव से दूर हुई
और अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर ना में हिला दिया और नीचे से अपना टूटा हुआ फोन लेकर अपनी सीट की तरफ चली गई। शिव भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसका सिर खा रहा था, अपने भाई की तारीफों के पुल बांधते हुए। तुमको पता है मेरे भाई वर्ल्ड बेस्ट भाई है। मेरा और माँ का ख्याल किसी बच्चे जैसे रखते हैं। सोचो तुम्हारा कैसे रखेंगे। बस एक बार तुम उनके दिल में अपने लिए जगह बना लो। पल को क्या सिर पर बैठा के देश दुनिया घूम लेंगे वो, और साथ में प्यारा सा देवर जैसा भाई। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और साथ में मेरी माँ तो पूछो मत, तुम बोलोगी तो तुरंत मंडप गड़वा के शादी करवा देगी। बस तुम एक बार हाँ तो करो। वैशाली अपनी सीट पर आके बैठ गई और इस बार आराम से बोली, प्लीज अभी चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे भाई का ग्रंथ नहीं सुनना। शिव खुश होते हुए बोला, तुम्हें रिश्ता पक्का समझे। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, देखो तुम बहुत अच्छे हो, पर ना मैं शादी में इंटरेस्टेड हूं ना ही तुम्हारे भाई में। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम ऐसे ही किसी लड़की से अपने भाई की शादी की बात कैसे कर सकते हो। शिव थोड़ा उदास हो गया और बोला, क्योंकि अभी हम सब थक चुके हैं भाई के लिए। लड़कियां देख देख के भाई को कोई लड़की समझ आती ही नहीं है। वैशाली, अच्छा तो तुमको लगता है तुम्हारे जिस भाई को कोई लड़की समझ नहीं आती वो मुझे समझेगा? शिव, हाँ, क्योंकि तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसी हो, बाहर से सख्त और अंदर से नर्म। वैशाली उदास मन से बोली, मैं कुछ नहीं हूं और तुम बेकार में मुझसे कोई उम्मीद ना पालो। अपने भाई के लिए कोई दूसरी ढूंढ लो। शिव ने मुंह टेढ़ा कर लिया और अपने फोन में अपने भाई की फोटो निकाल के वैशाली को दिखाते हुए बोला, एक बार देख तो लो, क्या पता देख के ही दिल हार जाओ। वैशाली ने एक नजर भी फोटो को नहीं देखा और अपनी बुक ओपन करते हुए बोली, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है। शिव की आंखें बड़ी हो गईं और वो बोला, मतलब तुम? लेकिन शिव आगे बोलते हुए चुप हो गया। वैशाली समझ चुकी थी शिव क्या बोलना चाहता और क्या समझ रहा है, इसलिए वो भी बोल दी, हाँ मुझे लड़कियां पसंद है। वैशाली ऐसा बोल के शिव का भाई और शादी ग्रंथ बंद करना चाहती थी, वरना तो सच्चा प्यार तो उसने भी किसी से किया था। शादी बच्चे सबके सपने देखे थे, लेकिन उसकी कुंडली ने उसकी सारी खुशियां दस ली। वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि अपने प्यार का इजहार करे। उसके सामने पहले ही अपनी कुंडली और घोर मांगलिक होने का सच आ गया था, और सच जानने के बाद जब उसके घर वाले इतना परेशान हो गए और उसको दोष देने लगे, तो कोई दूसरा इंसान क्या ही उसका साथ देता। वैशाली को लड़कियां पसंद है बोलने पर शिव का दिल टूट गया था। उसको वैशाली बहुत पसंद आई थी अपने भाई के लिए, एकदम सिंपल सोबर, प्यारी, समझदार, किसी भी हालात में धैर्य रखने वाली। वरना जितना उसने सिर खाया वैशाली का, कोई और लड़की होती तो उसका या तो सिर फोड़ देती या फिर पुलिस में कंप्लेन कर देती। पर जब वैशाली को लड़के ही नहीं पसंद है तो वो बेचारा बात कैसे आगे बढ़ाए। फिर कुछ देर और शांति बनी रही और उज्जैन आ गया। वैशाली ने अपना बैग लिया और शिव को थैंक यू बोल के उतर गई। वैशाली स्टेशन से बाहर आई और एक साइड में खड़ी हो गई और अपने टूटे फोन को देखने लगी। वैशाली को नहीं पता था वो अब कहाँ जाएंगी। फोन भी टूट गया, वरना वो गूगल करके कोई गर्ल्स हॉस्टल ढूंढ लेती। ऊपर से अब सभी फोन पे यूज करते हैं तो उसके पास कैश भी ना के बराबर था। वैशाली सोच रही थी कि वो अब क्या करेगी, तभी शिव पीछे से आया और उसके कंधे पर मारते हुए बोला, और टीचर जी, अब किसकी क्लास लगाने का सोच रही हो? वैशाली शिव को देख के हैरानी से बोली, तुम भी यही उतरने वाले थे? शिव, उतरने वाला नहीं था, उतर चुका हूं, पर तुम यहां खड़े रह के किसका इंतजार कर रही हो? वैशाली ने मासूम सा मुंह बना लिया और बोली, किसी का नहीं। शिव, तो फिर चलो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं छोड़ देता हूं तुमको। वैशाली, थैंक यू, पर मैं चली जाऊंगी। शिव मुंह बना के बोला, सही है यार, शादी के लिए भी मना कर दिया और अब लिफ्ट लेने से भी दोस्ती नहीं समझती तुम मुझे। वैशाली हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, तुम हर किसी से ऐसे ही फ्रैंक होकर बात कर लेते हो, या फिर मुझे अकेला देख के
मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। शिव अपना टैलेंट बताते हुए बोला, वैसे मैं बात तो दीवारों से भी कर लेता हूँ। वैशाली ने अपनी आंखें छोटी कर ली। शिव आगे बोला, अरे यार, दीवारों के भी कान होते हैं ना, तो वो मेरी बातें तो सुन ही सकती है। वैशाली ने मुस्कुरा के अपना सिर हिला। शिव फिर बोला, और तुमसे बात करने में तो मेरा स्वार्थ छुपा था, लेकिन तुमने मिट्टी डाल के कब्र भर दी। वैशाली फिर एक फीकी मुस्कान मुस्कुरा दी। शिव बोला, अब बाद में मुस्कुरा लेना, मेरी ओला वेट कर रही है, चलो तुमको भी छोड़ देता हूं। वैशाली फिर मना करने लगी तो शिव बोला, यार तुम्हारे घर तक नहीं चलने वाला हूं, जो तुम्हारा घर देख लूंगा ये डर है तुमको। चौराहे तक छोड़ दूंगा, आगे तुम चली जाना। इस बार वैशाली सच बोल दी, पर मेरा यहां कोई नहीं, मैं कहां जाऊं पता नहीं। शिव सीरियस होकर बोला, मतलब तुम्हारा यहां ना घर है ना कोई जानने वाला, फिर तुम अकेली यहां क्या कर रही हो? यार यहां तो कोई फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है जो मैं ये सोचूं तुम घर से भाग के एक्टर बनने आई हो। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, मैं यहां महाकाल के भरोसे आई हूं उनसे मिलने, लेकिन मेरा फोन टूट गया है, इसलिए होटल या कोई हॉस्टल नहीं ढूंढ पा रही, और इतना कैश भी नहीं है कि ऑटो वाले से बोल के किसी हॉस्टल तक छोड़ने को बोलूं, क्योंकि देखना पड़ेगा हॉस्टल सही है कि नहीं, किराया कितना है। शिव अपने होंठ घोल करते हुए बोला, ओ ऐशा, क्या मतलब तुम महाकाल के दर्शन करने आई हो? वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शिव फिर मुस्कुरा के बोला, तो ये तुम्हारा दोस्त है ना यार, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ज्यादा बड़ा घर नहीं है, लेकिन तुमको अच्छा लगेगा, तुम जब तक चाहो वहां रह सकती हो। वैशाली तुरंत मना करते हुए बोली, सॉरी, मैं तुम्हारे घर नहीं चल सकती। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो कोई सस्ता पर ठीक ठाक हॉस्टल तक छोड़ दो, बाकी मैं देख लूंगी। शिव ने ओके कहा और दोनों ओला में बैठ गए। शिव ने पहले वैशाली को एक हॉस्टल में रूम दिलाया। शिव उसको होटल में रूम दिला रहा था, लेकिन वैशाली शिव को सच न बताते हुए बोली, मुझे कुछ दिन महाकाल के पास रहना है, तो होटल नहीं हॉस्टल चलेगा। शिव ने भी ओके बोल दिया और उसको एक कम पैसों में हॉस्टल में रूम दिला के वैशाली का नंबर लेकर फिर मिलते हैं बोल के चला गया। वैशाली भी जल्दी से फ्रेश हुई और महाकाल दर्शन के लिए निकल गई। वैशाली मंदिर पहुंची तो रात हो चुकी थी और अब मंदिर बंद होने वाला था, इसलिए वैशाली भागने लगी कि मंदिर बंद होने से पहले दर्शन हो जाए तो वो कल से एक नई शुरुआत करेगी। लेकिन वैशाली इतनी जल्दी में थी कि सामने से आ रहे इंसान से भिड़ गई। उस इंसान को इतनी जोर से धक्का लगा कि वो लड़खड़ा के गिर पड़ा और जमीन पर पड़ा पत्थर उसको सिर पर लग गया और उसके मुंह से आह निकल गई। लेकिन वैशाली ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आगे भागते हुए निकल गई। वो लड़का गुस्से में अपने सिर पर हाथ रखे वैशाली को भागते देख रहा था कि वहां पर शिव आया और शॉक होकर उस लड़के से बोला, भाई क्या हुआ आपको? आप ऐसे जमीन पर कैसे गिर गए? वो लड़का शाश्वत उठ के खड़ा हुआ और बोला, कुछ नहीं छोटे, आजकल लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है। शिव शाश्वत के माथे से निकलते खून को देखते हुए बोला, भाई पर आपके माथे से खून निकल रहा है। शाश्वत अपने माथे से खून पोंछते हुए बोला, कुछ नहीं, चलमा वेट कर रही होगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन शाश्वत ने एक बार पीछे पलट के गुस्से में वैशाली को देखा। शिव और शाश्वत घर आए तो एक बड़ी उम्र की महिला डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए बोली, चलो दोनों आके खाना खा लो। दोनों आके टेबल पर बैठ गए। वो महिला भूमि जी शाश्वत के माथे पर बैंडेज देख के बोली, बेटा ये क्या हुआ? शाश्वत को फिर वैशाली की याद आ गई। उसने गुस्से में अपनी स्पून कस के पकड़ ली, पर भूमि जी से नॉर्मल होते हुए बोला, कुछ नहीं मां, फोन देख रहा था तो दीवार से टकरा गया। भूमि जी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, तुम बच्चे लोग बिना दिन भर काम काम नहीं तो फोन। शाश्वत कुछ नहीं बोला, पर शिव मुस्कुरा दिया। शिव और भूमि जी ने आपस में इशारे से कुछ बात की और फिर भूमि जी शाश्वत से बोली, बेटा कल तुम फ्री हो क्या? शाश्वत खाते हुए बोला, नहीं मां, कल ऑर्डर भेजना है, कल तो घर भी देर से आऊंगा। भूमि जी
बेटा इतनी बड़ी कपड़े की फैक्ट्री चला रहे हो, एक असिस्टेंट तक नहीं रखते हो, सारा काम खुद करते हो, मालिक कम मजदूर ज्यादा लगते हो, थोड़ा काम तो दूसरे लोगों को कर लेने दिया करो। शाश्वत, माँ अपना काम खुद करो तो कोई धोखा नहीं दे सकता। और माँ, मैं कोई दिन की दिहाड़ी मजदूरी नहीं करता हूँ। मेरी फैक्ट्री है, उसमें कपड़े की क्वालिटी, उसका सारा अकाउंट, सारी डील, किसके साथ हम मार्केट में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ये सब काम ही मालिक के होते हैं। वो बात अलग है। लोग काम से बचने के लिए असिस्टेंट रख लेते। असिस्टेंट क्या बात करेगा, बस मुझे शेड्यूल बताएगा, मेरी जगह मीटिंग में चला जाएगा, पर डील मेरे हाँ और ना पर ही तो आगे जाएगी ना, तो मैं खुद देख लूं, वो ज्यादा अच्छा है। भूमि जी, बेटा फिर भी तुम दिन रात बस काम करते हो, कोई हेल्प के लिए हो जाएगा तो कुछ जाएगा थोड़ी ना। शाश्वत ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा माँ एक बात बताइए, जब हम लोग स्कूल जाते थे आपकी तबीयत भी ठीक रहती थी, तब पापा कितना बोलते थे, बर्तन वाली लगवा लो, तुम बच्चों को भी पढ़ाती हो, घर का सारा काम भी करती हो, बहुत थक जाती हो, तो आप क्या बोलती थी, अरे नहीं काम वाली अपने हिसाब से आएगी, अपने हिसाब से काम करेगी, उसका काम मुझे ठीक नहीं लगेगा, फिर दोबारा मुझे काम करना पड़ेगा, मैं ऐसे ही ठीक हूं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से काम कर लेती हूं, मुझे किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं पड़ती है। बर्तन वाली आएगी तब बर्तन धोएगी, या फिर घर में ज्यादा गेस्ट आ गए तो बर्तन धोने में मुझे नानी याद आएगी क्योंकि आदत छूट चुकी होगी। भूमि जी शाश्वत को रोकते हुए बोली, ठीक है बेटा मैं समझ गई, पर तुमको भी एक बात बता दूं, घर में तुम दोनों और तुम्हारे पापा थे हाथ बटाने को, पर इतनी बड़ी फैक्ट्री तुम अकेले नहीं संभाल सकते, अपने अंडर लोगों को रखना गलत नहीं है। मुश्किल से तुम 2 घंटे सोते हो, एक बार सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, फिर दूसरी सुबह या कभी काबर जब ये शिव छुट्टियों में आता है तो तब रात में तुम्हारे दर्शन हो जाते हैं। बेटा अब उम्र हो गई है, मुझे अपने बच्चों का समय चाहिए। बोलते हुए भूमि जी का गला भर आया और वो दूसरे साइड मुंह घुमा के अपने आंसू पोंछने लगी। शाश्वत तुरंत उठ के उनके पास आया और बोला, माँ आई एम सॉरी, प्लीज आप रो मत, आज से मैं अपना पूरा टाइम आपको दूंगा, उसके लिए मुझे असिस्टेंट भी रखना पड़ा तो रख लूंगा। भूमि जी शाश्वत के गले लग गई और बोली, बेटा अब अकेलापन काटता है, जिम्मेदारियां थी सिर पर तो कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब उम्र बोल लो, या तुम दोनों बड़े हो गए, अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हो, तो कोई टेंशन नहीं है, तो अकेलापन दम घुटने जैसा लगने लगा है। शाश्वत, माँ आप ऐसे मत बोलो, अब से आपको कभी अकेला फील के पास आ गया और शाश्वत से बोला, मतलब अब घर में भाभी आ जाएगी। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई, वो समझ गया कि दोनों उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। शाश्वत भूमि जी से दूर हुआ और उनको देखते हुए बोला, माँ ये सब। भूमि जी तुरंत बोली, बेटा ये सब कोई नाटक नहीं है, हम दोनों चाहते हैं तुम शादी कर लो, हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी है, तुम्हारा बिजनेस में भी हाथ बटा लेगी और घर भी संभाल लेगी, उसको तुम्हारी उम्र से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज बेटा इस रिश्ते को ना मत करना, कल मैंने उसको घर बुला लिया है, एक बार तुम प्लीज उससे मिल लो, मुझे विश्वास है तुमको वो बहुत पसंद आएगी। कहानी अभी शेष है, अगले भाग में देखें क्या शाश्वत करेगा शादी के लिए हाँ, या इस लड़की को भी कर देगा रिजेक्ट। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, और ये पार्ट पसंद आया हो तो समीक्षा देकर जरूर बताएं। थैंक यू।